हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र चैप्टर 2 उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं किसी भी बोर्ड के लिए। याद रखिएगा 12th के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हो जाती है और यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये वीडियो और वीडियो को पूरा देखिएगा। और लेट से वीडियो डालने के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से आपको रेगुलर इंटरवल पे वीडियो मिलते रहेंगे। तो सबसे पहला माइंड में यही प्रश्न उठता है कि सर उपभोक्ता किसे कहते हैं, यानी कंज्यूमर किसे कहा जाता है। तो हम और आप कंज्यूमर हैं। कैसे? तो उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं का या तो उपभोग करे या अथवा उनका उपयोग में लाए। तो हम वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, तो हम लोग क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए, यानी उपभोक्ता हो गए। उपभोक्ता व्यवहार क्या है? हमारी व्यवहार क्या है? तो देखिए क्या है, यह वह प्रक्रिया है जिसमें उपभोक्ता यह चुनाव करता है कि वह सीमित आय क्या है? सीमित आय को विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर किस प्रकार व्यय करे, खर्च करे कि उससे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो। याद रखिए, अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो, यूटिलिटी प्राप्त हो। और यही स्थिति उपभोक्ता संतुलन की स्थिति कहलाती है और यही उपभोक्ता का उद्देश्य भी होता है। अब सिंपल वर्ड में कैसे बोले जाए, तो यहाँ पे जिक्र किया गया कि आय हमारी क्या है? सीमित है। सपोज दे दिया गया आपको 100 रुपया और आपसे कहा गया है कि बहुत सारी वस्तुएं हैं, तो आप उसी वस्तुओं का चयन करेंगे जिसका ज़्यादा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी आपकी ज़्यादा ज़रूरत है। तो कहा गया है कि हमने उस किस प्रकार खर्च करेंगे कि उससे हमें अधिकतम क्या हो? उपयोगिता प्राप्त हो। अब कह सर ये उपयोगिता हमें नहीं समझ में आया, तो नेक्स्ट चलते हैं, उपयोगिता किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो उपयोगिता यानी यूटिलिटी क्या है? तो किसी वस्तु की वह शक्ति, किसी वस्तु की वह शक्ति जो किसी व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करती है, यानी वस्तु की वह शक्ति जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा या संतुष्ट करती है। दूसरे शब्दों में बताया गया कि एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता, यानी वस्तु की कैपेसिटी है जो व्यक्ति की जरूरतों को संतुष्ट कर सके, पूरा कर सके, उसी को हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी यानी उपयोगिता कहा जाता है। अब इसकी फीचर्स क्या है, विशेषताएं क्या है, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। कैसे धारणा है, कैसे हम लोग समझेंगे कि सर ये धारणा कैसे होगी, मनोवैज्ञानिक कैसे हो जाएगी? यानी मनोवैज्ञानिक यानी अपनी अपनी सोच क्या हो जाएगी, तो वस्तु कम ज़्यादा ये हम लोग सोच के चलते हैं। दूसरा हो गया व्यक्ति परख क्या हो गया, तो अगर एक वस्तु को रख दिया गया और अलग अलग लोगों से उसके विचार पूछे जाएंगे तो सबका विचार अलग अलग मिल सकता है। एक जैसा तो बहुत ही कम ही हो सकता है एक जैसा विचार मिले। तो व्यक्ति परख हो गया वो कि अलग अलग व्यक्तियों की वस्तु के प्रति अलग अलग सोच है। उपयोगिता का विचार सापेक्षिक है, रिलेटिव है। सापेक्षिक का इंग्लिश क्या होता है? रिलेटिव है। कैसे रिलेटिव है? तो रिलेटिव कहने का मतलब हो गया गर्मी का मौसम लगेगा तो हम लोग हल्के कपड़े पहन लेंगे और ठंड का मौसम लगेगा तो हम लोग स्वेटर वगैरह पहन लेंगे। तो ये हमारे क्या होगा? उपयोगिता हो गया कि हमें किस चीज़ की उपयोग करनी है। तो ये हमारा विचार हो गया कि अगर ऐसा थोड़ी है कि ठंड के दिन में हम लोग हल्के कपड़े पहने, ठंड मार देगी। उपयोगिता नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं है। कैसे नैतिक सिद्धांतों से? नैतिक यानी मोरल यानी अच्छे काम, और लोग बुरे काम करके अपनी संतुष्टि को पूरा करते हैं। तो नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं है। कोई चोरी करता है, कोई डकैती करता है, कोई कत्ल करता है और संतुष्टि प्राप्त करती है अपनी, और उसमें जो वस्तुओं का इस्तेमाल करता है वो संतुष्टि के लिए इस्तेमाल करता है। तो नैतिक सिद्धांतों से प्रभावित नहीं है। उपयोगिता का अर्थ अनुमानी संतुष्टि, अनुमान हम लोग लगा चल सकते हैं कि ये इस वस्तु का इस्तेमाल करने से हमें ये उपयोगिता प्राप्त होगी, तो हम लोग अनुमान लगा करके भी चलते हैं। तो उपयोगिता की ये जितनी भी है ये विशेषता अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग गणनावाचक पढ़ेंगे और क्रमवाचक पढ़ेंगे। गणनावाचक क्या है? तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा है उपयोगिता को मापनीय बताते हुए गणनावाचक यानी कार्डिनल प्रस्तुत किया है। इसके अनुसार उन्होंने कहा उपयोगिता का मुद्रा के माध्यम से मापा जा सकता है। उपयोगिता को हम लोग मेजर कर सकते हैं। उपयोगिता को क्या किया जा सकता है? मेजर किया जा सकता है। किसने कहा? प्रोफेसर मार्शल ने कहा। लेकिन हिक्स ने इनके बातों का खंडन करते हुए कहा है कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक विचार यानी हमारा मन का सोच है, विचार है, जिसे हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने इसे क्रमवाचक कहा था। सर क्रमवाचक में कैसे होगा? तो वस्तु को हम लोग कम और अधिक पे जांचेंगे। वस्तु को हम लोग क्या करेंगे? कम और अधिक पे जांचेंगे।
उपयोगिता है क्या, उपयोगिता पढ़ लिए क्या है। अब इसके कितने टाइप्स होते हैं ये पढ़ेंगे। तो दो टाइप्स हम लोग को पढ़ना है, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी, यानी इसे हम टीयू से डिनोट करेंगे, याद रखिएगा नीचे प्रश्न मिलेंगे टीयू से। इसके बाद हो गया सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी, इसे हम लोग किससे डिनोट करेंगे, एमयू से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कुल उपयोगिता क्या है और मार्जिनल यानी कुल उपयोगिता यानी टोटल यूटिलिटी क्या है, और इसके बाद हम लोग जानेंगे सीमांत उपयोगिता यानी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। तो एक वस्तु की वह निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग, याद रखिएगा उपयोगिता का योग जो वस्तु की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त हो, यानी उपयोग करने से जो प्राप्त हो उसके योग को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुल उपयोगिता कहते हैं। और अतः कुल उपयोगिता वस्तु की उपयोग की गई मात्रा पर डिपेंड है यानी निर्भर है। कहेगा सर नहीं समझ में आया, जब ग्राफ के माध्यम से बताएंगे तो समझ में आएगा और अच्छी तरह से। अगर टोटल यूटिलिटी निकालना है यानी कुल उपयोगिता निकालनी है तो सीमांत उपयोगिता को आपस में क्या करेंगे, ऐड करना होगा। यहाँ n क्या शो कर रहा है, तो वस्तु की इकाई शो कर रही है कि कितनी वस्तु है, वस्तु 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये बताई जा रही है। सीमांत उपयोगिता क्या है, तो सीमांत उपयोगिता कहा गया कि किसी वस्तु या सेवा की उपभोग में इकाई वृद्धि करने पे जो लाभ प्राप्त होता है, वृद्धि करने पे जो लाभ प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिता कैसे निकाल सकते हैं, तो वस्तु की पहली इकाई दूसरी इकाई से पहली इकाई को क्या कर देंगे, सॉरी इकाई नहीं, कुल उपयोगिता, वस्तु की पहली दूसरी उपयोगिता को पहली उपयोगिता से कुल उपयोगिता से माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो हम लोग सीमांत उपयोगिता निकाल लेंगे। फिगर के माध्यम से यहाँ पे समझ लेते हैं क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे कि पहले हम लोग कुल उपयोगिता कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे पहली बार में 12 है, यहाँ भी 12 है, इससे पहले क्या था 0, तो 12 में 0 जोड़ें तो हमें क्या निकल गया 12। अब सेकंड है 18, तो 12 में हम लोग दूसरी क्या कर दें, सीमांत उपयोगिता को जोड़ दिए, तो 12 6 18, फिर 18 4 22। तो याद रखिएगा इस तरह से अगर जोड़ते जाएंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे, कुल उपयोगिता कैसे हो गया। अब सीमांत उपयोगिता कैसे निकालेंगे, तो इसको इससे घटा देंगे, तो 18 में 12 चला गया 6, 22 में 18 चला गया 4, 24 में 22 चला गया 2, और 24 में 24 गया 0। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि सीमांत उपयोगिता शून्य कब होती है, सीमांत उपयोगिता शून्य कब होती है, तो कह सकते हैं कि सर कुल उपयोगिता स्थित हो जाए, जब कुल उपयोगिता क्या हो जाए, स्थित हो जाए यानी कांस्टेंट हो जाए, उस स्थिति में सीमांत उपयोगिता जो होती है वो शून्य होती है। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सीमांत उपयोगिता शून्य कब होती है, तो कह सकते हैं कि सर कुल उपयोगिता जब स्थित हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस समय हम लोग सीमांत उपयोगिता क्या कर सकते हैं, शून्य कह सकते हैं। इसके बाद जो सीमांत उपयोगिता जो निकलेगी वो ऋणात्मक निकलेगी। इसके बाद जो शून्य उपयोगिता जो निकलेगी वो क्या निकलेगी, ऋणात्मक निकलेगी। इसलिए याद रखिएगा वस्तु के बढ़ने से सीमांत उपयोगिता क्या होती है, घटती है। कैसे घटती है, सिंपल वर्ड में समझा सकते हैं कि अगर आपको संतरे दिया, आपको भूख लगा हुआ, आप संतरे खा रहे हैं, तो पहली बार जब एक संतरा दिया जाएगा तो आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलिटी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एक और दिया जाए तो थोड़ा सा उसकी सीमांत उपयोगिता घट जाएगी, एक और संतरे दिया जाए और आपकी सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। लेकिन कुल उपयोगिता क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। टोटल हमने संतरे कितना इस्तेमाल की ये भी बढ़ रही है, और कुल उपयोगिता भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी शुरुआत में हमने कितना इस्तेमाल किया था, शुरुआत सेकंड में हमने उसका उपयोगिता कितना हुआ था, थर्ड में उपयोगिता, तो सभी को आपस में जोड़ दें तो कुल उपयोगिता। लेकिन सीमांत उपयोगिता क्या हो रही है, घट रही है। मन में सोचिए कि अगर आपको लगातार 10 सेव देते जाए तो आप 10 सेव खा जाइएगा, नहीं ना खाते जाइएगा। इसका मतलब है कि सीमांत उपयोगिता घटती जाएगी, कुल उपयोगिता बढ़ती जाएगी। कब, जब वस्तु की इकाई में वृद्धि होगी, वस्तु की इकाई में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यही फिगर के माध्यम से हम लोग इस यहाँ पे भी समझ सकते हैं। ये देखिए डॉट डॉट यानी मार्जिनल यानी सीमांत, और ये जो डार्क है ये कुल। तो वस्तु एक बढ़ रहा है तो कुल उपयोगिता बढ़ रही है, लेकिन सीमांत उपयोगिता घट रही है। तो यही तो ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करना होगा, एग्जाम में आपसे पूछती है। तो वस्तु की इकाई वृद्धि के साथ साथ सीमांत उपयोगिता घटती है और कुल उपयोगिता बढ़ती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट समझते हैं क्रमवाचक। हमने ऊपर ही पढ़ लिया है क्रमवाचक क्या है। जब वस्तु को संख्या के रूप में ना हम लोग अधिक कम में व्यक्त करते हैं तो उसे हम लोग क्रमवाचक उपयोगिता यानी ऑर्डिनल
यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट है सीमांत प्रतिस्थापन दर किसे कहा जाता है। याद रखिए एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे आपसे, बहुत आसानी से इस चीज़ को समझेंगे और ये ग्राफ के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें है क्या, इस ग्राफ के माध्यम से भी समझेंगे। तो एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए कुल उपयोगिता का स्तर समान रहना चाहिए। याद रखिएगा कि उपयोगिता हमारी क्या होगी, समान रहेगी, और एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरे वस्तु की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है। अब यहाँ पे इसके माध्यम से समझेंगे कि ये क्या है। यहाँ पे तो कहा गया कि एक अतिरिक्त इकाई को हमने बढ़ा दिया, एक था 2 हो गया, एक था क्या हो गया 2 हो गया। पहली वस्तु मान लीजिए कि ये पहली वस्तु है और ये सेकेंड वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, तो दूसरी वस्तु में इसकी क्या की गई, कमी की गई। दूसरी वस्तु में इसकी क्या की गई, कमी की गई। तो लेकिन हमारी उपयोगिता क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। उपयोगिता क्या होनी चाहिए, बराबर। तो अगर ये 2 हो गया, ये क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, घटा दिए, तब 15 में से 12 गया, यानी 3 हमने कितना घटा दिया, 3। और यहाँ पे वृद्धि कितनी की हुई ये, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सीमांत प्रतिस्थापन दर कितना हो गया, 3:1 हो गया, 3:1 हो गया। तो वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के साथ साथ दूसरी वस्तु में क्या करना पड़ता है, हमें त्याग या कमी करनी पड़ती है। अब यहाँ पे और अच्छी तरह से समझेंगे कैसे क्या होगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला दिया गया है, MRS बराबर क्या होती है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा। याद रखिएगा। अब कैसे हम लोग निकालेंगे, डेल्टा वाई यानी वस्तु में कमी कितनी करेंगे, डेल्टा एक्स वस्तु में वृद्धि कितनी करेंगे, उसी के रेशियो को हम लोग MRS कहते हैं, यानी हम लोग सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। जैसे यहाँ पे हटा दिया, 15 में से 12 गया 3, और यहाँ पे घटाया गया 2 में से 1 गया 1, तो इसको हम लोग 3:1 कह सकते हैं, 3:1। इसी को हम लोग लिखते हैं 3/1 लिखेंगे ना, बटा को हम लोग रेशियो में बदलते हैं, हम लोग पढ़े होंगे बटा को रेशियो में बदलते हैं, तो 3/3:1 हो गया। उसी तरह से यहाँ पे 12 में से 10 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, इसी को हम लोग बोलते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर कहा जाता है। इसे हार्समान प्रतिस्थापन नियम भी कहलाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि एक और अतिरिक्त इकाई बढ़ाने के साथ साथ दूसरी वस्तु में हमें क्या करनी पड़ती है, कमी करनी पड़ती है। यहाँ पे एक और देखेंगे, यहाँ पूर्ण स्थापन वस्तुओं में सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं होता। अब यहाँ पे कैसे, तो दोनों का जब आपस में सेम होगा रेशियो, तो उस समय हम लोग बोलेंगे सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं हुआ, क्योंकि एक बढ़ाएं और एक हमने घटा दिया, और इसकी जो रेखा बनेगी वो हमेशा सीधी बनेगी, कांस्टेंट बनेगी। इसकी जो रेखा बनेगी वो हमेशा सीधी बनेगी। नेक्स्ट है एकदिष्ट अधिमान किसे कहते हैं। अधिमान का मतलब होता है प्रीफरेंस देना। हम लोग अधिमान नहीं वर्ड सुने होंगे, लेकिन पढ़े होंगे प्रीफरेंस देना, यानी वस्तु का वैल्यू ज़्यादा देना। और एकदिष्ट यानी मोनोटॉनिक, यानी एकदिष्ट अधिमान क्या है, तो एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों, याद रखिएगा संयोग यानी ऐड में से उस संयोग को अधिकतम, यानी 2 वस्तु दिया गया जिसका हमने पहले प्रेफरेंस दिया, जिसका हमने पहले चूज किया, जिसमें वस्तु की मात्रा अधिक हो जबकि दूसरी वस्तु की मात्रा कम ना हो, यानी पहले उसको हम लोग किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मान लीजिए कि 2 वस्तु रखा गया, तो पहली वस्तु हमारा वही है लेकिन दूसरी वस्तु हमने बढ़ा दिया। पहली वस्तु घटे नहीं, दूसरी वस्तु हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो जो बढ़ गया उसे हम लोग प्रेफरेंस देंगे, ये हम ले लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं यहाँ पे कि सपोज पहली वस्तु ये है और दूसरी वस्तु ये है। पहली वस्तु की पहली इकाई देख लेते हैं, 20x है, यहाँ पे 10x है, तो यहाँ पे ये क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ पे ये क्या हो गई, और यहाँ पे 20 है और यहाँ पे भी 20 है। अगर इसके अनुसार चलेंगे तो ये हमारा वस्तु सेम है लेकिन इस वस्तु की मात्रा क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब बताइए आप किसे प्रेफरेंस देना चाहेंगे, इसे या इसे। तो हम लोग इसे प्रेफरेंस देंगे, यानी इसकी, क्योंकि ये हमारा सेम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक वस्तु सेम हो गया लेकिन दूसरी वस्तु क्या हो गई, अधिक हो गई। एक वस्तु सेम हो गया और दूसरी वस्तु अधिक हो गई, तो हम लोग पहले प्रीफेस यानी अधिमान किसे देंगे, दूसरी वस्तु को। दूसरे एग्जाम्पल में अगर समझेंगे कि ये देखिए 20x, यहाँ भी x बराबर हो जाएगा, ये 20y है लेकिन ये क्या है, 25y है। इसका मतलब हो गया कि इसको हम लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो एक अधिमान दृष्टि यही बताता है
कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग से, दो वस्तुओं का संयोग है, याद रखिएगा, दो वस्तु यहाँ पे भी है, दो वस्तुओं के संयोग से उस संयोग को अधिमान देगा, इस संयोग को अधिमान यानी प्रेफरेंस देगा जिसमें वस्तु की मात्रा क्या हो, अधिक हो। तो इसमें वस्तु की मात्रा अधिक थी, इसमें वस्तु की मात्रा अधिक है, और दूसरी वस्तु जो हो वो कम नहीं होनी चाहिए, ये भी हमें याद रखना है। दूसरी वस्तु देखिए यहाँ 20 है तो यहाँ भी 20 है, यहाँ 20 था तो यहाँ भी 20 है, तो दूसरी वस्तु कम नहीं होनी चाहिए, तो हम लोग उसे प्रेफरेंस देते हैं। अब इसके कुछ लक्षण क्या है जान लेते हैं, इसके कुछ इंडिफरेंस फीचर्स क्या हैं। तो अनधिमान कहने का वक्रों के लक्षण याद रखते हैं। तो अनधिमान वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, याद रखिएगा, बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है ये। इसके बाद हो गया उच्च अधिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर पर प्रदान होता है, याद रखिएगा, अनधिमान वक्र जो होता है उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है, और दो अनधिमान एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अब कहेंगे सर ये कैसे होगा यहाँ पे, तो सिंपल अगर हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे तो कह सकते हैं कि मान लीजिए कि ये है वक्र, तो ये बाएं से कहाँ जा रहा है, हम लोग दाएं की ओर जाते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। दूसरे बात बोला गया कि दूसरा बार हम लोग यहाँ पे सबको हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा में अगर कहा गया कि उपयोगिता के उच्च स्तर को प्रदान करता है, यानी अगर ऐसे कर दिया जाएगा तो ये देखिए इस तरह के ग्राफ आपको मिलेंगे, तो इसका वैल्यू ज़्यादा है, इसका कम, यानी इसके मुकाबले सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका हो गया, इसका हो गया। और दो कभी भी बोला गया है कि दो अनधिमान जो होता है एक दूसरे को कभी नहीं काटता है, यानी ये कभी नहीं, इस तरह से ये कभी क्रॉस नहीं करेगा, क्योंकि हमें अधिकतम उपयोगिता यूटिलिटी चाहिए। तो ये देखिए इसका पॉइंट यहाँ जा रहा है, इसका पॉइंट यहाँ, तो ये दोनों तो ऐसे ना हो जा रहा है, तो ये कभी नहीं ऐसा होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे जानते हैं उपभोक्ता के बजट सेट से आप क्या समझते हैं, सिंपल है, उपभोक्ता के बजट सेट से क्या समझते हैं। तो कहा गया कि दो वस्तुओं के उन सभी बंडलों का संग्रह, याद रखिएगा, दो वस्तुओं के बंडलों का संग्रह यानी जोड़ भी बोल सकते हैं, जिन्हें उपभोक्ता प्रचलित बाजार कीमत पे अपनी आय से खरीद सकता है, बाजार की कीमत से खरीद सकता है, बाजार की कीमत पर खरीद सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बजट सेट। बजट रेखा यहाँ पे जान लेते हैं, या कीमत रेखा किसे कहते हैं। तो कहा गया दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों का ग्राफ में जब हम लोग निरूपण कर देते हैं, हमने ऊपर पढ़ा था बजट सेट, तो बजट सेट को हम लोग ग्राफ के रूप में जब निरूपित करेंगे, शो करेंगे, तो जिन्हें उपभोक्ता की गई कीमत और अपनी आय से व्यय की गई सामान खरीद सकता है, तो हम लोग इसे बजट रेखा या कीमत रेखा कहते हैं। बजट रेखा की जो प्रवणता होती है वो ये होती है, यानी -P1/P2। यहाँ पे देखिए एक दाएं की ओर होगा और एक बाएं की ओर होगा। दाएं की ओर होगा यानी राइट साइड होगा तो वृद्धि हो जाएगी, और हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ा था इस तरह के कि अगर राइट साइड की ओर जा रहा है तो वृद्धि होगा। यहाँ पे देखिए ये कम हो, इधर की ओर जा रही है तो ये कमी आ रही है, और ये इधर की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब कि ये क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे आसानी से हम लोग यहाँ पे बजट रेखा भी पढ़ गए। और ये आज का लास्ट प्रश्न है, इष्टतम किसे कहते हैं। इष्टतम किसे कहते हैं, तो इष्टतम उस बिंदु को कहते हैं जहां उपभोक्ता अपनी समग्र आय उस वस्तु पे खर्च कर देता है, उसे हम लोग इष्टतम कहते हैं। यानी आपने अपनी टोटल इनकम वस्तु पे खर्च कर दी, इसी को, उस बिंदु को हम लोग इष्टतम कहते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है मांग। मांग क्या है, मांग के घटक कौन से हैं, मांग के नियम कौन है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मांग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और मेरा विचार है कि मांग एक अलग वीडियो होना चाहिए ताकि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। तो मांग के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आज अपना वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और कमेंट करना ना भूलिएगा बच्चों, कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। दोस्तों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।